तो इस प्रकार से हमने देखा कि इनके अंदर 10 और 14 पोलन ट्यूब पाई जाती है। आगे चलते हम ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब। तो पोलन ट्यूब बनती कैसे है ये तो हमने जान लिया, लेकिन पोलन ट्यूब की ग्रोथ के बारे में भी हमें पता होना चाहिए। तो किस प्रकार से पोलन ट्यूब ग्रोथ करती है और पोलन ट्यूब में कौन कौन से भाग होते हैं। तो इस प्रकार से हम देखेंगे पोलन ट्यूब जो है ये है पोलन ट्यूब, आप देख सकते हैं सामने डायग्राम में। और इस पोलन ट्यूब में कौन कौन से भाग हैं तो अभी हम देखेंगे। ये है पोलन ट्यूब और इसके अंदर एक्साइन इंटाइन इसकी क्या होती है, भित्ति होती है। ये एक्साइन है और ये इंटाइन है। तो हमने देखा था कि जो पोलन ग्रेन है उसमें उसकी इंटाइन ही क्या होती है आगे जर्म ट्यूब द्वारा। हमने देखा था ना कि मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ। ये जैसे पोलन ग्रेन है और इस पोलन ग्रेन में जब अंकुरण होता है तब क्या होता है कि इसका जो केंद्रक है वो विभाजन करता है। तो 2 केंद्रक बन जाते हैं। दोनों केंद्रकों में से एक केंद्रक तो यहाँ आ जाएगा इस छोटी कोशिका में, ये जर्म सेल है यानी कि जनरेटिव सेल है, ठीक है। और एक होता है ऊपर, ये वेजिटेटिव सेल है, क्लियर। तो बड़ी कोशिका वेजिटेटिव सेल, छोटी कोशिका जनन कोशिका। फिर आगे क्या होगा, कुछ समय बाद ये जनन कोशिका इसी के कोशिका द्रव्य में तैरती हुई दिखाई दे जाती है इस प्रकार से, और चपटी हो जाती है और इसका केंद्रक समसूत्री विभाजन कर लेता है। तो यहाँ पर 2 केंद्रक बन जाएंगे। आपको साथ ही साथ ध्यान रखना है कि यहाँ पर एक जर्म पोर होता है प्रत्येक पोलन ग्रेन में, जैसा कि आप देख सकते हैं। ये यहाँ पर ये भी साथ साथ वृद्धि करता है, यानी कि इसकी जो इंटाइन है वो इस प्रकार से इस जर्म पोर द्वारा बाहर निकल आती है, ठीक है। और साथ ही साथ क्या बन जाते हैं, इसमें 2 बन जाएंगे इस प्रकार से नर युग्मक, एक कायिक युग्मक बन जाएगा और ये पोलन ट्यूब का विकास साथ साथ हो जाता है। और फिर अगले चरण में क्या होता है कि इस पोलन ट्यूब में आगे तो आ जाएंगे नर युग्मक, पीछे आ जाएगा कायिक युग्मक। तो इस प्रकार से यही बात यहाँ पर है, इस प्रकार से ही पोलन ट्यूब का निर्माण होता है, ठीक है। पोलन ट्यूब का निर्माण तो हमने देख लिया, पहले भी देख चुके थे। आगे देख लेते हैं कि पोलन ट्यूब में वृद्धि कैसे होती है। तो पोलन ट्यूब में देखिए एक तो भाग होता है इसका, यहाँ पर ये वाला जो भाग है इसको कैप ब्लॉक कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, कैप ब्लॉक कहते हैं, ठीक है। और इसके पीछे वाला जो भाग है यहाँ पर ये वाला जो हिस्सा है ये कैलोज प्लग होते हैं। क्या होते हैं ये, कैलोज प्लग होते हैं। ये वाला जो हिस्सा है इसका, इनको हम कहते हैं कैलोज प्लग, ठीक है। ये कैलोज प्लग होते हैं, क्लियर। तो अब देख लेते हैं इसकी वृद्धि। तो पराग नलिका की वृद्धि, पराग नलिका की वृद्धि किस पर निर्भर करती है, स्टाइल पर निर्भर करती है, ठीक है। आपसे पूछ लिया जाए कि बताओ पराग नलिका की वृद्धि किस पर निर्भर करती है, तो स्टाइल पर निर्भर करती है। स्टाइल की आंतरिक संरचना इसका प्रवेश सुगम बनाती है। तो अधिकतर मोनोकोट में क्या होता है कि स्टाइल के आंतरिक ऊतक जो हैं वो पैक्टिनेज एंजाइम की सहायता से नष्ट हो जाते हैं। यानी कि यहाँ पर ये जो स्टाइल है, यहाँ पर क्या होगा कि अंदर वाले जो ऊतक हैं वो पैक्टिनेज एंजाइम की सहायता से नष्ट हो जाते हैं, यानी कि उनकी भित्तियाँ गल जाती है और पोलन ट्यूब के लिए रास्ता बन जाता है, ठीक है। इसके अलावा कुछ ऐसे भी पौधे हैं जिनके अंदर स्टाइल पहले से ही खोखली होती है, जैसे लीलियम में है। तो लीलियम में क्या होता है कि स्टाइल पहले से ही खोखली होती है और इसके अंदर ही इसकी भीतरी सतह से पोलन ट्यूब अंदर तक पहुंच जाती है। श्लेष्मिक पदार्थ इसमें स्रावित होता रहता है, क्लियर। तो देख लेते हैं कि स्टाइल की आंतरिक संरचना, स्टाइल की आंतरिक संरचना पोलन ट्यूब का प्रवेश
क्या बनाती हैं, सुगम बनाती हैं। ठीक है, क्लियर। अब मोनोकोट में क्या होता है कि जो मोनोकोट प्लांट है, मोनोकोट में स्टाइल की आंतरिक सतह के उत्तक पैक्टिनेज एंजाइम की वजह से नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, वह नष्ट होने के बाद क्या करेंगे, पोलन ट्यूब के लिए एक पथ का निर्माण हो जाता है। पोलन ट्यूब के लिए पथ बन जाता है। ठीक है, तो पोलन ट्यूब अंदर आराम से चली जाती है। क्लियर। आगे चलते हैं। कुछ ऐसे पौधे हैं, तो लीलियम में स्टाइल की आंतरिक सतह कैसी होती है, खोखली होती है, खोखली होती है। ठीक है, लीलियम में स्टाइल की आंतरिक सतह कैसी होती है, खोखली होती है। और इनकी भीतरी सतह से क्या निकलता रहता है, इनकी भीतरी सतह से कुछ पदार्थ निकलते स्रावित होते रहते हैं, श्लेष्मिक पदार्थ स्रावित होते रहते हैं। श्लेष्मिक पदार्थ स्रावित होते हैं। कौन कौन से होते हैं, जैसे कौन कौन से पदार्थ होते हैं, जैसे पदार्थ तो बता दिया ना, जैसे ये एंजाइम है, पदार्थ स्रावित होते रहते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है, कौन से पादपों में इस तरह से पदार्थ श्लेष्मिक स्रावित होते रहते हैं, जैसे पिट्यूनिया में, ठीक है, डेटूरा में, ओइनोथीरा में। इनके अंदर क्या होता है कि स्टाइल की जो आंतरिक सतह है वहाँ पर श्लेष्मिक पदार्थ स्रावित होते रहते हैं। ठीक है, अब स्टाइल उत्तकों की सहती बनने से बंद हो जाती है कुछ पादपों में। तो देखिए यहाँ पर श्लेष्मिक पदार्थ स्रावित होते रहते हैं, लीलियम में, इनमें नहीं होते हैं, सॉरी थोड़ा सा मैं इसको सुधार कर दूं, लीलियम में ही केवल क्या होते हैं, श्लेष्मिक पदार्थ स्रावित होते हैं। जबकि कुछ पादपों जैसे पिट्यूनिया, धतूरा और ओइनोथीरा में स्टाइल उत्तकों की सहती बनने से क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। ठीक है, स्टाइल उत्तकों की सहती बनने से स्टाइल बंद हो जाती है। यानी कि स्टाइल यहाँ पर इन पौधों में क्या होता है कि यहाँ पर उत्तकों की सहती बन जाएगी, इस प्रकार से ये उत्तक बन जाएंगे। ठीक है, तो इस सहती बनने से क्या होगा कि इस पोलन ट्यूब को रास्ता नहीं मिलेगा, सीधी सी बात ये है। फिर भी ये अंदर जाती है, तो कैसे जाती है, तब ये अंतरकोशिकीय अवकाशों से होकर के आगे बढ़ती है। ठीक है, फिर आगे कहाँ बढ़ती है ये, अतः पोलन ट्यूब इस सहती के अंतरकोशिकीय अवकाशों से होकर आगे बढ़ती है। ठीक है, अंतरकोशिकीय अवकाशों से होकर आगे बढ़ती है। यानी इन पादपों में क्या होता है कि यहाँ पर उत्तकों की सहती बन जाती है, सहती बनने से रास्ता ब्लॉक हो जाएगा। उस रास्ते को ब्लॉक है तो पोलन ट्यूब अंदर कैसे जाएगी, तो फिर उन उत्तकों के बीच बीच में, कोशिकाओं के बीच बीच में जो अवकाश होते हैं, उन अवकाशों से होकर के पोलन ट्यूब अंदर की ओर जाती है। आगे चलते हैं। ये सारी चीज़ें उदाहरण सहित आपको याद करनी बहुत ज़रूरी है। अब देखिए क्या होता है, भीतर की जो अंतर वस्तुएं हैं परागकण की, वो वृद्धि के बाद वृद्धिशील पराग नलिका के शीर्ष में आ जाती है और शीर्ष भाग आगे की ओर वृद्धि करता रहता है। ठीक है, यानी कि परागकण की आंतर वस्तुएं, यानी ये वाला जो भाग है इसके अंदर इसकी आंतर वस्तुएं हैं, तो ये आगे की ओर बढ़ता है, तो ये सारी जो आंतर वस्तुएं कहाँ आ जाएगी, शीर्ष भाग में आ जाएगी। अब ये शीर्ष भाग आगे की ओर वृद्धि करता है और नलिका के पिछले भाग में, ये नलिका है तो इसके पिछले भाग में कैलोज प्लग
बनते रहते हैं, ये कैलोज प्लग बनते रहते हैं और ये पराग नलिका की परिधि पर बनते हैं। आप पराग नलिका की परिधि पर आप देख सकते हैं ये कैलोज प्लग, तो इस तरह से ये पराग नलिका की परिधि पर बनते हैं और इनकी वृद्धि अभिकेंद्री होती है। अभिकेंद्री का मतलब ये है कि ये इस पराग नलिका की भित्ति से अंदर की ओर, सेंटर की ओर बनने शुरू होते हैं, यानी कि इस तरह की वृद्धि होती है। ठीक है, आगे बात समझ में, इसको कहते हैं अभिकेंद्री। और ये कैलोज प्लग काम क्या करते हैं, ये यहाँ पर जो जीव द्रव्य इकट्ठा हुआ है, ये वाला जो जीव द्रव्य का भाग है, इस जीव द्रव्य को पीछे मूव नहीं करने देते, यानी कि ये जीव द्रव्य एक बार आगे आ गया तो इन कैलोज प्लग से ये ब्लॉक हो जाता है, फिर ये पीछे की ओर नहीं जा सकता और वृद्धि के समय पराग नलिका के शीर्ष पर एक अर्धचंद्राकार पारभासी क्षेत्र भी बनता है। क्या बनता है, एक अर्धचंद्राकार पारभासी क्षेत्र आप देख सकते हैं, ये वाला जो है ये अर्धचंद्राकार पारभासी क्षेत्र है और इसमें क्या होती है, इसमें पेक्टाइन होती है, इसको कैप ब्लॉक कहते हैं। क्या कहते हैं, कैप ब्लॉक। ये किसके साथ होती है, पेक्टाइन के साथ होती है, इसके अंदर पेक्टाइन पाया जाता है। ठीक है, और जैसे ही पराग नलिका की वृद्धि समाप्त हो जाती है तो ये कैप ब्लॉक भी समाप्त हो जाता है। ठीक है, इस प्रकार से पराग नलिका की वृद्धि होती है। क्लियर, आगे चलते हैं, पराग नलिका का बीजांड में प्रवेश कैसे कैसे होता है। पराग नलिका का बीजांड में प्रवेश, इसको भी मिटा देते हैं। तो देखिए, पराग नलिका का बीजांड में प्रवेश सबसे पहले आता है इसके अंदर पोरोगेमी। क्या होता है, नंबर 1, इसको हम कहते हैं पोरोगेमी। ठीक है, पोरोगेमी। दूसरा होता है चलाजोगेमी, दूसरा है चलाजोगेमी। ठीक है, और तीसरा है मीजोगेमी। इस प्रकार से आगे बात समझ में। तो पोरोगेमी जो है ये अभी हम इसको समझेंगे क्या क्या है, तीनों के बारे में जानेंगे। पहले हम डायग्राम बनाएंगे। तो ये तो है पोरोगेमी। ठीक है, किस प्रकार से इसके अंदर प्रवेश करता है बीजांड के अंदर। तो हमें पहले बीजांड को बनाना पड़ेगा। तो ये बीजांड है, ये हो गया बीजांड। क्लियर, अब इसमें पराग नलिका यहां से आएगी, ये पोरोगेमी है। ठीक है, ये क्या है, पोरोगेमी है। इस प्रकार से जब बीजांड के अंदर ये जो पराग नलिका है, पॉलन ट्यूब प्रवेश करती है, तो इसको हम क्या कहते हैं, पोरोगेमी कहते हैं। ये पोरोगेमी है। ठीक है, बीजांड द्वारीय प्रवेश, इसको हम क्या कहेंगे हिंदी में, बीजांड द्वारीय प्रवेश। और इसका एग्जाम्पल क्या है, ये मोस्टली एंजियोस्पर्म में इसी प्रकार से पराग नलिका प्रवेश करती है बीजांड में। ठीक है, ये बीजांड है, ओव्यूल है। ठीक है, और ये यहाँ पर क्या है, ये एंटीपोडल सेल, ये सेकेंडरी न्यूक्लियस और ये एग अपरेटस। तो पहला प्रकार क्या है, पोरोगेमी, बीजांड द्वारीय प्रवेश। अधिकतर एंजियोस्पर्मिक प्लांट में पराग नलिका का बीजांड में प्रवेश बीजांड द्वारीय प्रवेश या बीजांड द्वार से होता है। ठीक है, दूसरा जो है चलाजोगेमी, इसकी बात कर लेते हैं। चलाजोगेमी में किस प्रकार से ये प्रवेश करता है, तो ये देखिए, ये तो है इसका एम्ब्रियो सेक और ये है ये बीजांड हो गया। ठीक है, अब क्या होगा कि जब इसके माध्यम से ये प्रवेश करेगा, चलाजोगेमी का मतलब है निभागीय प्रवेश। तो देखिए, पोलन ट्यूब यहाँ से इस प्रकार से यहाँ की भित्ति को ब्रेक करती है, यानी कि यहाँ से प्रवेश करती है। ठीक है,
और यहाँ से प्रवेश करने के बाद फिर ये आगे बढ़ती है और फिर बीजांड द्वार तक पहुँचती है। इस प्रकार से ये वाला जो भाग है ये पहुँच गई। तो देखिए चलाज़ोगेमी में बीजांड में प्रवेश कहाँ से हो रहा है, इसके निभागीय सिरे से हो रहा है। तो आगे मूव करेगी, लेकिन मुख्य प्रवेश कहाँ से होता है, इसका बीजांड द्वार से ही होता है। ठीक है, चलाज़ोगेमी इस प्रकार से होता है। इसकी खोज सबसे पहले कैजुराइना में की गई थी। तो एग्जाम्पल इसका हो जाता है एक तो कैजुराइना में इस प्रकार से सबसे पहले निभागीय प्रवेश को खोजा गया था। इसके अलावा एमेंटी फेरी और कुछ अन्य पादपों में भी ये पाया जाता है, जैसे सिरुस्टर है, रस है। ठीक है, तो रस और सिरुस्टर, इसके अलावा एमेंटी फेरी, इसके पादपों में भी इस प्रकार का जो चलाज़ोगेमी है वो पाया जाता है। ठीक है, यानी बीजांड में प्रवेश कहाँ से होता है, निभागीय भाग से होता है, परंतु मुख्य प्रवेश कहाँ से होगा, बीजांड द्वार से ही होता है। निभाग में ये प्रवेश करने के बाद आगे बीजांड में ही आगे मूव करती है। क्लियर। आप देखिए आगे नेक्स्ट चलते हैं। अगला जो प्रवेश है उसको कहते हैं मीजोगेमी। मीजोगेमी में किस प्रकार से होता है, तो ये बीजांड, थोड़ा सा इसको बड़ा बना लेते हैं। ये बीजांड और ये पराग नलिका जो है यहाँ से आती है, तो बराबर बराबर चलती है। ये यहाँ पर आने के बाद ये इसको यहाँ से ब्रेक करती है। ठीक है, और ब्रेक करने के बाद फिर ये इस प्रकार का जो प्रवेश है आप देख सकते हैं कि पार्श्व प्रवेश हुआ है, इसका पार्श्व भाग से प्रवेश हुआ है, इसलिए इसको कहते हैं मीजोगेमी। तो ये कुकुरबिटेसी के जो पादप हैं उनके अंदर इस प्रकार से पाई जाती है मीजोगेमी अवस्था, जिसमें पराग नलिका का बीजांड में प्रवेश कहाँ से होता है, इसके पार्श्व भाग से होता है। ठीक है, अब देखिए पराग नलिका सीधे भ्रूणकोश के संपर्क में आती है, क्योंकि भ्रूणकोश लंबाई में बढ़कर बीजांड द्वार से बाहर भी आ जाता है। आपको यह ध्यान रखना है, चाहे पोलन ट्यूब का प्रवेश बीजांड में कहीं से भी हो, चाहे वो बीजांड द्वार से हो, चाहे वो निभागीय सिरे से हो, चाहे वो पार्श्व सिरे से हो। ठीक है, कहीं से भी बीजांड में प्रवेश करे पोलन ट्यूब, लेकिन पोलन ट्यूब का मुख्य प्रवेश युग्मकों के साथ कहाँ से होता है, इस बीजांड द्वार से ही होता है। ये आपको याद रखना है। आगे चलते हैं, तो आगे हम अगली क्लास में ही पढ़ेंगे, कल की क्लास होगी तब। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।